नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर इस प्रोग्राम पर हम चर्चा करते हैं 5 टॉपिक्स पर जिनको हमने न्यूज़पेपर से लिया होता है। और देखिए, ये टॉपिक्स हमने सिलेक्ट किए हैं जो यूपीएससी की थीम है उनको एनालाइज करते हुए, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा, आपके सिलेबस के साथ कितने रिलेवेंस है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले 2 इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। पहली तो ये है कि देखिए, हमारी टीम का इस प्रोग्राम के पीछे का विजन ये है कि आपको जो है 2023 के एग्जाम तक एक 1.5 साल का करंट अफेयर लगभग जो है दे दिया जाए, ताकि जब एग्जाम हो तो आपको एक घबराहट जो होनी शुरू हो जाती है, मेरा करंट अफेयर प्रिपेयर नहीं है, मैं लास्ट मोमेंट में क्या करूं, कंपाइलेशन खरीद लूं, कुछ क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लूं, उस पैनिक से आप बच जाए। आपने ऑलरेडी धीरे धीरे 20 मिनट डेली देकर, 25 मिनट डेली देकर वीडियोस को सुना हो और आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हूँ। आपको पता हो भाई कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से कितना पढ़ना होता है, मैम ने क्या बताया था तो मुझे क्या याद रखना है। तो ये चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक यही नहीं पता होगा मैं क्या पढूं, कैसे पढूं, किसको छोड़ दूं, तो हम पढ़ेंगे क्या। तो ये चीज़ें क्लियर करने के लिए देखिए वीडियोस हैं, और फिर याद करने के लिए तो है। आपने बस अपने पार्ट पे क्या करना है, बिना गैप किए इनको लगातार देखना है। करंट अफेयर एक दिन में, 1 महीने में, 3 महीने में प्रिपेयर होने वाली चीज़ नहीं है। धीरे धीरे आप इसको रेगुलर बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं, अपने माइंड के अंदर वो लिंक्स बना देते हैं, जो लिंक आपको एग्जाम के टाइम पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब काम आते हैं। और इसके पीछे देखिए मेहनत लगती है, और वो मेहनत यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, डेली वीडियो देखने पड़ते हैं, इनको रिवीजन करना पड़ता है। ये आपका पार्ट है। मेरा पार्ट ये है कि मैं बिना छुट्टी किए, बिना करंट अफेयर को गैप किए आपको लगातार वीडियोस देते रहो। ठीक है, तो हम दोनों अपना अपना काम अच्छे से करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत करने से बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, और आप देखिएगा इसी मेहनत के बल पर सफल जरूर होंगे। ये तो वादा है मेरा आपसे। तो आइए इसी वादे के साथ एक और सूचना मैं आपको दे देती हूँ। संस्कृति आईएएस की ओर से जीएस फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया जा रहा है 30 मई को। इसमें जो क्लासेस होंगी 6:30 बजे शाम की उनकी टाइमिंग रहेगी। और बेहद खुशी की बात यह है कि यहाँ पर आपको ऑफलाइन मोड पर तो क्लासेस मिल ही रही है, आप लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं। यानी कि भारत के किसी भी हिस्से में यदि आप हैं और दिल्ली नहीं आना चाहते हैं तो आप लाइव क्लासेस के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। इस कोर्स के बारे में अगर आपको फीस स्ट्रक्चर पता करना है, एडमिशन का प्रोसीजर पता करना है, तो देखिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम के द्वारा आपकी हेल्प की जाएगी। इसके अलावा आप संस्कृति आईएएस की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। अब आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर देखते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक, आकस्मिक जोखिम बफर। ये हमारा पहला टॉपिक है। क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, देखिए न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था कि जो आरबीआई है उसने अपने डिविडेंड का, अपने जो लाभ का है, एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है, और ये जो हिस्सा है ये पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है। तो देखिए ये तो कम और ज़्यादा होता रहेगा, इट्स अबाउट मनी, तो ये ऊपर नीचे होता ही रहता है। लेकिन इस आर्टिकल के अंदर एक वर्ड आया जो है आपका आकस्मिक जोखिम बफर, और उन्होंने कहा आरबीआई ने इसको मेंटेन करने के बाद जो पैसा बचा है वो सरकार को दिया है। तो हमें पता हो कि क्या चीज़ मेंटेन की गई है। अच्छा, उससे पहले एक मोटी सी चीज़ समझते हैं। मान लीजिए एक फैमिली है, तो वो हमेशा अपने बुरे वक्त के लिए, कहते हैं ना बुरा वक्त जब आएगा तो किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, तो उसके लिए थोड़ी सेविंग करके रखते हैं कि अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए तो उस सेविंग का हम यूज कर कर अपने आप को सरवाइव कर ले। तो अगर एक घर ऐसा कर सकता है, एक फैमिली ऐसा कर सकती है, तो देश के लेवल पर पूरे पैसे के मामले को संभालने के लिए जो संस्था है, जो आरबीआई है, उसको भी तो करना ही चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर तो कितनी सारी फैमिलीज का फ्यूचर डिपेंड है। तो देखिए आरबीआई भी ऐसा करता है, उसने थोड़ा सा पैसा अलग रखा होता है जो उसने इमरजेंसी के टाइम के लिए रखा होता है। एक और चीज़ समझते हैं। मान लीजिए एक फैमिली का जो डेली का खर्चा है वो 5,000 रुपये, 5,000 रुपये डेली उनके लग जाते हैं। लेकिन मान लीजिए उनके पास आज 16,000 रुपये हैं, तो देखिए उनके जो 5,000 रुपये थे वो अगर हटा दूँ तो बाकी के जो पैसे बचे लगभग 11,000 रुपये, वो क्या हो गया, वो सरप्लस हो गया। उस सरप्लस को वो देखिए क्या कर सकते हैं, किसी और काम में लगा सकते हैं, सेविंग में रख सकते हैं। सेम आरबीआई के पास देखिए अपने अपने खर्चे हैं। खर्चे क्या हैं, जो
जब वो नोटों की प्रिंटिंग करते हैं उसकी कॉस्ट आती है, जब वो फटे पुराने नोटों को बदल कर नए देते हैं उसकी कॉस्ट आती है, ठीक है, जब वो सरकार के लिए कुछ काम करते हैं उसकी कॉस्ट आती है, उन्होंने जो इतने सारे एम्प्लॉय रखे हुए हैं उनकी सैलरी देते हैं उसकी कॉस्ट आती है, एसी चलते हैं उसकी कॉस्ट आती है। तो इन सारे खर्चों को पूरा करने के बाद जब आरबीआई के पास पैसा बचता है, अब आप कहेंगे मैम खर्चे तो बता दिए, आरबीआई की इनकम क्या है? तो देखिए सबसे बड़ी जो इनकम की सोर्स है आरबीआई के पास वो तो ये है जो वो बैंकों को लोन देता है। किस पे देता है? रेपो रेट पे। तो देखिए रेपो रेट पे जब वो लोन देता है तो ब्याज जो बीच में मिलता है वो तो आरबीआई की इनकम हुई ना। इसके अलावा जो मार्केट में सिक्योरिटीज को खरीदने बेचने का काम करता है उस पर मान लीजिए कोई लाभांश मिलता है, या देखिए जो सोना आरबीआई के यहाँ रखा हुआ उसके प्राइस ऊपर नीचे कुछ होते रहते हैं, वहां से भी देखिए कुछ पैसा मिलता है। तो आरबीआई के पास इनकम के देखिए तरीके हैं। तो जब इनकम और खर्चों में एक ऐसा बैलेंस हो जाए कि थोड़ी सी इनकम हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाए, और होना भी यही चाहिए भाई, कमाने का फायदा तभी तो है जब आप कुछ सेविंग कर पाए, तो उस बचे हुए पैसे में से पहले तो हम इमरजेंसी के लिए थोड़ा पैसा सेव करके रख लेते हैं, बाकी अब जो बचा वो है हमारा सरप्लस। वो सरप्लस देखिए आपको केंद्र सरकार को ट्रांसफर करना होता है ताकि जो केंद्र सरकार है वो लोक हित वाले कार्य कर सके। और ये सब जो होता है इसके पीछे कमेटी बैठी थी, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी भाई कितने % आपने आकस्मिकता निधि में रखने चाहिए। ये भी तो क्लियर होना कानून के द्वारा, भाई इतने % आकस्मिकता निधि में रख लीजिए, इसके बाद जो सरप्लस बचेगा वो सरकार को दे दीजिए। तो इन्हीं सारी चीज़ों को जो मैंने आपको एकदम लेमन लैंग्वेज में समझाई, थोड़ा सा आइए पढ़ाई वाली लैंग्वेज में समझते हैं। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने जो वित्त वर्ष 21-22 था इसके लिए जो अधिशेष था 30,307 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार को ट्रांसफर करने की बात कही है। ये जो ट्रांसफर वो कर रहे हैं कम है क्योंकि इससे पहले उन्होंने 99,126 करोड़ रुपए किए थे, तो ये तो ऊपर नीचे होता रहेगा। अब देखिए इस धनराशि को ट्रांसफर करने का फैसला उन्होंने जो आकस्मिक जोखिम बफर था इसको 5.5% पर बनाए रखने का निर्णय के बाद लिया। पहले ये डिसाइड हुआ 5.5% हम अपना आकस्मिक जोखिम बफर रखेंगे और उसके बाद जो पैसा बचेगा वो रिजर्व बैंक जो है केंद्र सरकार को दे देगा। तो आइए इस जोखिम बफर की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये देखिए जो CRB है, ठीक है, यानी कि आपका जो कंटिजेंसी रिस्क बफर है, ये वित्तीय स्थिरता संकट से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी बैलेंस शीट में बनाए रखे जाने वाली क्या है, एक धनराशि है। अब देखिए जो 5.5 वाला आंकड़ा आया है कहीं से तो आया होगा, तो दरअसल जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है आरबीआई का, इसकी समीक्षा करने के लिए एक समिति बैठी थी जिसके अध्यक्ष थे बिमल जलान। बिमल जलान इंपॉर्टेंट वैसे भी है, तो अब एक स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के लिए कौन सी समिति आई, तो बिमल जलान आई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस समिति ने कुछ रिकमेंडेशन दी, आइए उनके बारे में देखते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क यानी कि आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए जो पूर्व गवर्नर थे कौन, बिमल जालान, उनकी अध्यक्षता में एक पैनल का देखिए गठन किया गया था। देखिए इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ये क्या है ये भी तो पता हो। ये एक तरीका है जो ये बताता है, देखिए फ्रेमवर्क मतलब एक स्ट्रक्चर, एक तरीका, ये बताता है भाई आरबीआई का जो एक्ट है 1934 वाला, उसके अंदर जो सेक्शन 47 है उसके तहत केंद्रीय बैंक से ये अपेक्षा की जाती है कि वो बुरे और संशयग्रस्त जो ऋण है, यानी कि कुछ ऐसे लोन दिए गए जो पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, परिसंपत्तियों का ह्रास, डॉलर के मुकाबले रुपया मान लीजिए गिर रहा है, सोने की वैल्यू देख के खराब हो रही है, कर्मचारियों के योगदान के बाद जो बचा हुआ लाभ है उसको केंद्र सरकार को हस्तांतरित करेगा। यानी कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ये बताता है अपने खर्चे पूरे कर लो, इमरजेंसी का पैसा भी बचा के रख लो, फिर जो बचेगा ये आपको केंद्र सरकार को देना होगा। ये रिजर्व बैंक एक्ट 1934 उसका सेक्शन नंबर 47 इसके तहत मैंडेटरी है, ठीक है। तो इस फ्रेमवर्क के तहत आरबीआई के पास उपलब्ध अतिरिक्त धनराशि केंद्र सरकार को दी जाती है, और इसको देखिए जो हमारा कॉन्टिजेंट रिस्क बफर है ना, इसको देखिए रिस्क प्रोविजनिंग भी क्या कहा जाता है, यानी कि आने वाले टाइम में जिस चीज़ का रिस्क हो सकता है उसकी हम प्रोविजनिंग पहले ही करके रख रहे हैं, तैयारी उसकी हम करके रख ले रहे हैं, ठीक है। इसको ये भी कहा जाता है, और आरबीआई की बैलेंस शीट के 6.5 से लेके 5.5 के बीच में इसको मेंटेन करने की बात जो है कही गई है। तो ये कुछ देखिए इस कमेटी के बारे में था, यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
अब हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें। देखिए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनके बारे में तो आपने पढ़ ही रखा होगा, आप जानते होंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा सा हमें समझना है। कंटेक्स्ट क्या है, देखिए ये एक आर्टिकल आया था जिसमें बताया गया कि केंद्र सरकार की तरफ से, यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उनकी तरफ से नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जिसमें उन्होंने दो टेक्नोलॉजी में अंतर को स्पष्ट किया है। उन्होंने जीनोम एडिटिंग और जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर जेनेटिकली इंजीनियरिंग जो चीज़ होंगी इनमें अंतर स्पष्ट किया है। और इसके साथ ही उन्होंने ये बता दिया है कि जो जीनोम एडिटिंग कुछ भी आप कर रहे होंगे उसके लिए परमिशन लेना, उसके लिए लाइसेंस सीक करना थोड़ा सा आसान होगा, यानी कि थोड़ी छूट दी गई है। लेकिन जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड कुछ चीज़ आप बनाएंगे, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के साथ आप कुछ कर रहे हैं, तो देखिए रूल्स रेगुलेशन थोड़े सख्त होंगे। अब हमें यहाँ पर एक स्वाभाविक सा प्रश्न मन में उठना चाहिए कि इन दो चीज़ों में जो अंतर स्पष्ट किया गया है ये क्या है, यानी कि जीनोम एडिटिंग और जेनेटिकली इंजीनियरिंग या जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ें दोनों आपस में डिफरेंट कैसे हैं, यही हमें आज के टॉपिक में समझना भी है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार ने यानी कि डीबीटी ने जीनोम संपादित फसलों की आसान शुरुआत का मार्ग देखिए प्रशस्त किया है, ठीक है। और उन्होंने जीनोम संपादित फसलों को आनुवांशिक रूप से संशोधित जो फसलें हैं इसमें स्पष्ट रूप से अलग किया है और उन्हें थोड़े से आसान मानदंड जो है दिए हैं। अब इन दोनों को हम समझते हैं। देखिए मान लीजिए मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दूं और आपको कहूँ यार एक बार इसको चेक कर लो कहीं कोई एरर तो नहीं है, अगर कहीं एरर है तो उसको सुधार के मुझे दे दो। तो आपने कुछ मात्रा में मान लीजिए कुछ चेंजेस थे, कहीं स्पेलिंग में कोई मिस्टेक्स थी, ठीक है, आपने उसको पढ़ा और जहाँ जहाँ ये वाले चेंजेस थे उसको आपने कट करके हटा दिया और मुझे वो डॉक्यूमेंट दे दिया। आपने कहा मैम दिस इज अ एडिटेड डॉक्यूमेंट। अब ये देखिए एक तरीके से प्रूफ रीड हो चुका है, ठीक है। क्या आपने इस डॉक्यूमेंट में बाहर से कुछ लिया? नो। क्या आपने इस डॉक्यूमेंट में कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया, कुछ नया इस डॉक्यूमेंट को बना दिया? नो। लेकिन मान लीजिए मैं आपको एक और डॉक्यूमेंट दूं और मैं कहूँ यार इसको मॉडिफाई करना है, कुछ डेफिनेशंस वगैरह ठीक नहीं लग रही हैं, उनको चेंज करना है, या फिर एक दो पॉइंट ना मिसिंग है, जरा गूगल करो और वो नए पॉइंट जरा इसमें ऐड कर दो। तो आप उस डॉक्यूमेंट को लेते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं, जो काम की चीज़ें उसमें रखते हैं, नई डेफिनेशन लेके आते हैं, 5 पॉइंट दिए हुए थे, आप 2 टॉपिक और लेकर आते हैं, 7 कर देते हैं। तो क्या आपने इसमें बाहर से कुछ लेके आया है? यस। क्या ये सिर्फ एडिटेड डॉक्यूमेंट और इज इट अ मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट? तो दिस इज अ मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट। तो दोनों चीज़ों में देखिए डिफरेंस तो है। एक चीज़ में बस आप खराब चीज़ें हटा रहे हैं बट चीज़ एज इट इज़ ही है, दूसरी चीज़ में आप बाहर से कुछ नया ला के रख रहे हैं। तो यही इनके बीच का फंडामेंटल अंतर है। आइए समझते हैं। जीनोम एडिटिंग तकनीक किसी जीव के डीएनए स्ट्रैंड को कट करना और फिर उस जीन को संपादित करने की अनुमति देती है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर जीन की वजह से किसी व्यक्ति में कोई बीमारी हो जाती है या फिर कोई फसल के अंदर कोई एक ऐसी चीज़ जो हम नहीं चाहते उस फसल में, वो किसी पर्टिकुलर जीन की वजह से, तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, जीन का जो एक पूरा स्टैंड होता है उसमें कट करेंगे, उसके अंदर से उस खराब पार्ट को निकाल देंगे, देन उसको जोड़ देंगे। और ये सब होता है देखिए क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के द्वारा, और इसके ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो हमने देखिए इसमें कुछ भी बाहर से नहीं लाया, हमने इसके जेनेटिकली सीक्वेंस में कुछ चेंज नहीं किया, इसकी अनुवांशिकी में हमने परिवर्तन नहीं किया। मतलब हमें देखिए कोई टेंशन नहीं है कि आगे जाके यार उसके कुछ फर्क प्रभाव तो देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन वहीं अनुवांशिक रूप से रूपांतरित तकनीक यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी में एक विदेशी अनुवांशिक सामग्री, एक फॉरेन जेनेटिक मटेरियल के सम्मिलन द्वारा मेजबान होस्ट की अनुवांशिक सामग्री का संशोधन किया जाता है। अब देख लिए हमने बीटी कॉटन के बारे में पढ़ा है, या हमने एक हमारा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है उसके बारे में पढ़ा है। तो हमने क्या पढ़ा है कि इसके अंदर से एक सॉइल बैक्टीरियम लेकर डाल दिया गया है और फिर इसके द्वारा जो है इसको एक मॉडिफिकेशन हमने बनाई, यानी कि एक तो ओरिजिनल स्पीसीज थी, उस ओरिजिनल को हमने लिया, उसके जीन में सॉइल बैक्टीरिया के एक जीन को डाला और नाउ वी जनरेट अ न्यू थिंग, है ना। देखिए इंजीनियरिंग में मतलब वैसे भी हम कुछ नया चीज़ बनाते हैं, इंजीनियरिंग
जो है कुछ करते हैं। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, कुछ विदेशी जेनेटिक मटेरियल, कुछ विदेशी आनुवंशिक सामग्री को इस होस्ट में, इस मेजबान के अंदर सम्मिलित किया और एक मॉडिफाइड चीज़ बनाई। तो अब इसके अंदर क्योंकि हमने कुछ अलग चीज़ डाली है, इसके जीनोम में हमने चेंज किया है, जिसके हो सकता है हम आगे चल के कुछ आनुवंशिक प्रभाव हो, क्योंकि एक नए बैक्टीरिया का जीन हमने डाल दिया है, तो मे बी देयर आर सम कॉन्सिक्वेंसेस इन द फ्यूचर, राइट। तो इसीलिए जो आनुवंशिक रूप से रूपांतरित तकनीक होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी होती है, उसमें रूल्स रेगुलेशन थोड़े सख्त होने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ पे आप सिर्फ एडिट कर रहे हो, खराब चीज़ को बस निकाल के बाहर कर दे रहे हो, वहाँ पे थोड़े से नॉर्म्स को अब क्या है, ईजी कर दिया गया है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस। अगर ये आपको पता है तो आप जो है चीज़ों को समझ गए, राइट। अब आगे देखते हैं। अब देखिए बुनियादी अंतर मैंने आपको समझा दिया। जीनोम एडिटिंग में विदेशी आनुवंशिक सामग्री का सम्मिलन नहीं होता, वहीं आनुवंशिक रूपांतरित तकनीक में ये होता है। ओके, तो यही मैंने आपको समझाया है। अब देखिए रेगुलेशन कौन करता है, तो मैंने बताया तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए। इसके अलावा अगर आप कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग करके, कुछ मॉडिफिकेशन करके कुछ फसल वगैरह बनाना चाह रहे हैं, उसके फील्ड ट्रायल करना चाह रहे हैं, तो देखिए आपको किसकी परमिशन लेनी होगी, तो जो हमारा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसके अंदर एक समिति है। कौन सी है, देखिए वेरी हाई पावर्ड समिति है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, GAC। ये किसी भी GM सामग्री की शुरुआत के लिए एक नियामक है, एक बॉडी है जो रेगुलेट इन चीज़ों को करती है, यानी कि समिति के बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये समिति ही फाइनली बताती है कि ट्रायल करने हैं नहीं करने हैं, ट्रायल का डाटा क्या निकला है, परमिशन देना है या नहीं देना है। लेकिन कुछ केसेस में जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है वो इसको सुपरसीड करते हुए अपना एक अलग डिसीजन भी दे सकता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, मिनिस्ट्री के अंदर कोई कमेटी है तो मिनिस्ट्री के पास तो ज़्यादा पावर है ही। ओके, तो ये इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा था, कभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमें जो बेसिक डिफरेंस जानना था वो जीनोम एडिटिंग और साथ में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इसके बारे में समझना था, वो आप समझ गए, राइट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, भारत में असमानता की स्थिति रिपोर्ट। देखिए जो प्रधानमंत्री की कौन सी आर्थिक सलाहकार परिषद है, इनके द्वारा हाल ही में इस रिपोर्ट को देखिए जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट में उन्होंने कोई नया सर्वे नहीं किया, कुछ पुराने जो डाटाबेसेस थे, कुछ रिसेंट के जो डाटाबेसेस थे, उन सबको लेकर डाटा को इकट्ठा किया है और एजुकेशन पर, हेल्थ पर, जो हमारा एक वर्क सेक्टर है, यानी कि किस तरह का श्रम बल देश में काम कर रहा है, इस सब पर उन्होंने देखिए आंकड़े दिए हैं। और क्योंकि अनवर्केबल इसको करके एक आर्टिकल आया था जिसके अंदर इस रिपोर्ट के बारे में बात की गई थी, तो इसलिए हमने ये टॉपिक लिया है। आइए समझते हैं। यह रिपोर्ट आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एंड आपका यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, इनसे जो विभिन्न चरणों में प्राप्त आंकड़े थे उन पर आधारित है। और ये देखिए हेल्थ, एजुकेशन, घरेलू विशेषताएं, श्रम बाजार के क्षेत्रों में जो असमानताएं हैं, इनइक्वालिटीज हैं, उन पर देखिए जानकारी बताता है। 5 प्रमुख क्षेत्र इसके अंदर कवर किए गए, मैंने आपको बताया अगेन, आय का वितरण, श्रम बाजार की गतिशीलता, स्वास्थ्य, शिक्षा और घरेलू विशेषताएं, यानी कि इन 5 पिलर्स में इनइक्वालिटी के क्या हाल है, बेसिकली ये हमें रिपोर्ट बताती है। अब जैसे कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं, वैसे तो डाटा काफी सारा है लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट डाटा देख लेते हैं ताकि वी गेट एन बेसिक आइडिया। ठीक है, कई बार मेंस में हमें ये काम आता है, कई बार प्रीलिम्स में किसी स्टेटमेंट के रूप में हमारे सामने आ जाता है। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 7.1% की तुलना में शहरी क्षेत्रों में देखिए 44.4% अधिक धन का संकेंद्रण हुआ है, यानी कि पैसा ज्यादा शहरों में है। पैसे की जो इकट्ठा होने की प्रवृत्ति है वो शहरों में ज्यादा देखी जा रही है। इसीलिए तो देखिए ना, गांवों से शहरों की ओर पलायन ज्यादा हो रहा है। और देखिए तथ्य भी इसी ओर जो है इंगित करते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ डाटा नेवर लाइज, डाटा कभी भी झूठ नहीं बोलता है। इसके बाद देखिए जो बेरोजगारी दर है, तो सरकार का डाटा कहता है ये 4.8% थी 2019-20 में। इसके बाद 19-20 में जो विभिन्न रोजगार श्रेणियां थी, ठीक है, उनके बारे में बताया गया जो उच्चतम प्रतिशत है, यानी कि हमारे यहाँ जो लोग काम धंधे में लगे हुए हैं, तो सबसे ज्यादा
कौन सी तरह के लोग लगे हुए हैं? तो देखिए सबसे ज्यादा तो है स्वनियोजित श्रमिक, जो अपना ही काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, नौकरी को मांगो नहीं, नौकरी को देने वाले बनो। तो देखिए 45.78% जो है वो स्वनियोजित श्रमिक है। इसके बाद देखिए सैलरीड पर्सन, जो सैलरी लेकर काम कर रहे हैं, यानी कि नियमित वेतन भोगी श्रमिक, वो आते हैं। इसके बाद देखिए आकस्मिक श्रमिक आते हैं। ठीक है, तो कई बार आपको क्या है पीटी में एक स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है कि भारत की जो वर्क फोर्स है उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है वो सैलरीड पर्सन का है। हमें लग सकता है हाँ यार लोग तो जॉब बहुत करते हैं, तो मे बी, बट नहीं, जो स्वनियोजित श्रमिक है उनका सबसे ज्यादा परसेंटेज है, ऐसा गवर्नमेंट का डाटा कहता है। इसके बाद देखिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के बारे में वो कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पहल की गई थी उसका फायदा हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में, फंडामेंटल या आप कह सकते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार हुआ है। उसके बाद उन्होंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का एक डाटा कोट किया है, जिसमें बोलते हैं 97% परिवार ऐसे हैं जहां तक विद्युत की पहुंच हो चुकी है, 70% परिवारों के पास बेहतर साफ सफाई है। इसके अलावा 96% लोगों के पास सुरक्षित जो है पीने का जल उपलब्ध है। फिर वो देखिए 2018-19 और 2019-20 के अंदर सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात करते हैं, और वो कहते हैं हर लेवल पे, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, माध्यमिक लेवल हो, उच्च माध्यमिक लेवल हो, हर जगह ये देखिए बड़ा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा कौन से वो पिलर्स थे जिस पे इस रिपोर्ट में देखिए आप कह सकते हैं डाटा दिया है, इतना बस पता हो, डेट विल बी सफिशिएंट फॉर द एग्जाम। चलिए नेक्स्ट, अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये देखिए न्यूज़ में था, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का एक्चुअली आर्टिकल है जिसमें इसके बारे में बात की गई थी। जो अमेरिकी का बाइडेन प्रशासन है वो दरअसल इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत करके रखना चाहता है। उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अगर हम इस एरिया के अंदर अपने पैर पीछे खींचते हैं तो चाइना का प्रभुत्व देखिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या है इस क्षेत्र पर अपना थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। और देखिए कहीं भी अगर कंट्रोल रखना है, जो मनी होती है इज द बेसिक थिंग। अगर आप वहाँ की इकोनॉमी पर, अगर आप वहाँ की मनी पर कब्जा कर लेते हैं, उस एरिया पर आपका थोड़ा कंट्रोल हो ही जाता है, क्योंकि पैसा हर चीज़ का जो है बेस बनाता है। तो इसी तरीके से देखिए उन्होंने क्या कहा है कि जो प्रशांत एशिया वाला क्षेत्र है उसकी अर्थव्यवस्था में अपनी उपस्थिति बनाने की योजना बनाई है, और इस स्कीम का ही नाम उन्होंने इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क करके जो है रखा है। इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, नाम में ही देखिए इकोनॉमिक्स आ रहा है। अच्छा, इसके तहत वो क्या कह रहे हैं, किस किस पर काम करेंगे, तो सप्लाई चेन को मजबूत बनाएंगे, डिजिटल अर्थव्यवस्था के नियम तय करेंगे, ये सब इनिशिएटिव्स लेके आ जाएंगे। और देखिए जो इसका आइडिया आया था, ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का आइडिया कोई नहीं है, बल्कि हमारा जो ईस्ट इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है, 2021 में इसके दौरान ही इसके बारे में बात कर ली गई थी। बट फाइनली अब जाके कुछ आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण वार्ताएं इस पर हो रही हैं। अब देखिए जो ये इसको अलग अलग आर्थिक मुद्दों पर वार्ता करने के लिए एक मंच के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको दिखाया है, ये आपका क्या है, इंडियन ओशियन है, यहाँ आपका क्या है, पैसिफिक ओशियन है, यानी कि ये वाला पूरा एरिया जो है ये आपका इंडो पैसिफिक ओशियन वाला एरिया कहलाता है, या आप कह सकते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र ये कहलाता है। तो इस वाले एरिया में अगर आप देखेंगे तो भारत की अवस्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए एक तो चाइना को ओवरकम करने के लिए और भारत की महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट अवस्थिति को देखते हुए अमेरिका का कहना यह है कि भारत हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है वैसे भी, और इस पहल में भी वो भारत को काफ़ी ज़्यादा महत्व देना चाहते हैं। अब आगे देखते हैं कौन से 4 पिलर्स पे बेसिकली बात की जाएगी। तो देखिए निष्पक्ष और बिना अवरोध का व्यापार, ट्रेड तो सबसे पहले हर चीज़ में आ जाता है, काम धंधा, बिजनेस, पैसा, ये सबसे पहले होना चाहिए देशों के लिए, आपूर्ति श्रृंखलाओं की निरंतरता, फिर अवसंरचना, स्वच्छ ऊर्जा, और देखिए विकार्बनीकरण यानी कि डीकार्बनाइजेशन की बात हो जाती है, कर और भ्रष्टाचार का विरोध। अब देखिए जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, ठीक है, उसको देखते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है और उसकी जो सुरक्षा है यानी कि इकोनॉमी और सिक्योरिटी, यही तो 2 बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहुंच बनानी है। पहले आप किसी भी देशों की अर्थव्यवस्था पर कब्जा कीजिए, या उनकी मार्केट में अपनी पहुंच बनाइए, या उनको अपने ऊपर डिपेंड कीजिए, दूसरा आप उनकी सिक्योरिटी
सिक्योरिटी को लेकर डिपेंड कर लीजिए, है ना। तो देखिए अमेरिका इन दोनों ही क्षेत्रों में अपने हित साधना चाहता है और इसके लिए वो इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर के रूप में देखता है। तो अभी ये वाली न्यूज़ बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, वी हैव लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। जब कभी ज़्यादा आ जाएगा तो हम डिटेल में जो है पढ़ाई करेंगे। आइए अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक, पेगासस स्पाईवेयर। ये वर्ड देखिए लगातार न्यूज़ में बना हुआ है, आज से नहीं सालों हो गए हैं। हुआ क्या था, देखिए अलग अलग देशों की सरकारों के ऊपर, कोई एक नहीं दो नहीं, काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स के ऊपर ये आरोप लगा कि उन्होंने इजरायली फर्म के द्वारा डेवलप्ड जो पेगासस स्पाईवेयर है इसको परचेज किया है और बाकायदा इसका जो यूज़ है उन्होंने अपने अपने देश में जो वरिष्ठ पत्रकार है, विपक्ष के नेता हैं, उन पर जासूसी करने के लिए किया है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 29 फ़ोन थे वो पॉजिटिव टेस्ट हुए कि हाँ उनके अंदर पेगासस स्पाईवेयर था। अब देखिए इस पर पूरा अभी केस चल रहा है, पता चलेगा कि ये जो स्पाईवेयर है एक्चुअली ये किसने परचेज किया, क्या गवर्नमेंट का कोई रोल था या फिर किसका क्या रोल था, तो अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस स्पाईवेयर के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए क्या एक विद्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है, यानी कि गलत इंटेंशन वाला एक सॉफ्टवेयर है जिसको एक इजरायली निगरानी फर्म जिसको NSO समूह भी कहा जाता है उसके द्वारा डेवलप किया गया है। ये देखिए एक अनुचित लिंक आपके डिवाइस में भेजता है, अगर उस लिंक पे आपने क्लिक कर दिया तो आपका जो फोन है उसका कंट्रोल आपके साथ साथ उसके भी हाथ में हो जाएगा। ये देखिए फोन पर जो है मेलवेयर या कोड का जो है एक तरीके से उपयोगकर्ता के फोन पे निगरानी रखने के लिए अनुमति ले लेता है, यानी कि जो मेलवेयर है या ये कोड है ये बेसिकली जैसे ही आपने लिंक पर क्लिक किया ये परमिशन ले लेता है कि अब आपका फोन आपका नहीं है, ये मेरा हो गया है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या करता है, ये आपके फोन का जो पासवर्ड है, उसके जो कॉन्टैक्ट है, टेक्स्ट मैसेज है, वहां तक की जानकारी चुरा लेता है, यहाँ तक कि लाइव लोकेशन फोन का। इसके अलावा देखिए उसका माइक्रोफोन, कैमरा, GPS तक अपनी पहुंच बना लेता है। फोन में बचा ही क्या है, सब कुछ तो आपने एक तरीके से कह सकते हैं अपनी पहुंच में ले लिया है। तो इसलिए बड़ी सीरियस बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा फोन है वो हमारे जीवन का एक आईना बनता जा रहा है। अगर मेरे बारे में जानना है तो मेरा फोन आप देख लीजिए, आपको मैं कैसी इंसान हूँ ये पता चल जाएगा, है ना। और ये सबके बारे में सच है, हम किन लोगों से बात करते हैं, हमारे क्लाइंट्स कौन कौन हैं, हमारे किसके साथ क्या डील्स हुई हैं, मेरे मैसेजेस में वो सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा ये सब ये किसके द्वारा कर रहा है, तो देखिए व्हाट्सएप के द्वारा ये वॉइस कॉल भी खुद से ही कर सकता है। और इसका रीज़न एक ये रहा है कि जो व्हाट्सएप का VoIP है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, उसमें एक थोड़ी सी सुभेदता थी, आप कह सकते हैं वहाँ पे थोड़ा सा जो धागा बुना गया ना सॉफ्टवेयर का वो कच्चा था। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के ये स्पाईवेयर आपके फ़ोन के अंदर देखिए धमा चौकड़ी मचाता है। आप किसी लिंक पर क्लिक ना भी करें तो भी ये सिर्फ आपके फ़ोन पे एक मिस्ड कॉल करेगा और जैसे ही आपके फ़ोन पे वो मिस्ड कॉल आती है आपका फ़ोन एक तरीके से हैक हो जाएगा, ये मान के चलिए। तो देयर इज़ नो नीड टू क्लिक ऑन अ लिंक, जैसे हम लोग कई बार पढ़ लेते हैं कि किसी भी अनुचित लिंक पर क्लिक नहीं करना है, नहीं, मिस्ड कॉल ही काफ़ी है। तो कोई आपके फ़ोन पर मिस्ड कॉल करे ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसीलिए देखिए खतरनाक हो जाता है। तो व्हाट्सएप जो ये कहता है कि हमारे यहाँ डाटा टू डाटा सुरक्षा है, जब आप पहली बार किसी को टेक्स्ट मैसेज करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू तो देखिए लिखा रहता है ना ऊपर कि इट इज डाटा टू डाटा इनक्रिप्टेड, यानी कि प्रोटेक्टेड है। लेकिन व्हाट्सएप की इस वक्तव्य पे कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं, क्योंकि देखिए डाटा तो सुरक्षित नहीं है। और मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ कि डाटा हमेशा सच ही बताता है अगर उसको बिना भेदभाव तरीके से आपने निकाला है। इसके अलावा डाटा आपको सब कुछ भी बताता है। डाटा इज एवरीथिंग टुडे इन द वर्ल्ड, डाटा इज एवरीथिंग। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो डाटा को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब 2-3 बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्या भारत सरकार के पास ये राइट है कानून के द्वारा कि वो किसी की जासूसी करवा सकते हैं? तो है। देखिए हमारे यहाँ जो टेलीफोन्स होते हैं उनको इंटरसेप्ट करने का वो भी एक तरीके से क्या, कुछ स्थितियों में आप टेलीफोन कॉल को टेप कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा IT अधिनियम है वो भी देखिए जो संचार आप कह सकते हैं सिस्टम्स हैं उनके जरिए थोड़ा सा
टेप करने की परमिशन देता है। अच्छा, क्या डाटा को प्रोटेक्ट करने का कोई कानून भारत में है? तो जी नहीं, क्योंकि जो डाटा प्रोटेक्शन आप कह सकते हैं एक्ट था वो अभी तक पारित नहीं हुआ है। डेट मीन्स कि भारत के अंदर डाटा की प्रोटेक्शन को लेकर कोई कानून फिलहाल लागू नहीं है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन पता हो, क्योंकि स्टेटमेंट के रूप में कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि पेगासस स्पाईवेयर एक मिस्ड कॉल करके एक फोन हैक कर लेता है। दैट इज अ बेसिक इन्फॉर्मेशन, यू शुड नो अबाउट इट, राइट। लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे देश में किस चीज को लेके क्या कानून है ये पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारा 5th टॉपिक खत्म होता है और इसी के साथ वीडियो भी समाप्त होता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और पढ़ाई करते रहिए, रुकिए मत। देखिए मुझे और मेरी टीम को बहुत खुशी होती है जब आप लोग पढ़ते हैं और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उसका आप रिप्लाई करते हैं। तो इसी तरह मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। थैंक यू सो मच।